हेलो फ्रेंड्स, आज आपका जो टॉपिक है एक नया टॉपिक है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। मानव स्वास्थ्य एवं रोग क्या है, आज इसको हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के थ्रू आपको बताया जाएगा स्वास्थ्य क्या है, रोग क्या है, रोग कितने प्रकार के होते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसके पूरे जितने भी आपके जो टॉपिक हैं इसको हम सारे टॉपिक को कवर करेंगे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं बोर्ड्स एग्जाम के लिए। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक होने वाला है उस टॉपिक का नेम हमने बता दिया आपको। नेम क्या है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज आज का टॉपिक है बच्चों, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। आज का जो टॉपिक है वो बच्चों आपके सामने है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो बेटा, सबसे पहली बात आती है इस टॉपिक में समझने वाली कि सर ये स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य क्या है। ठीक है, तो मेरी बात समझिएगा। हम बात करते हैं हेल्थ के लिए। बच्चों, हेल्थ क्या है, स्वास्थ्य है क्या? स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? देखिए, स्वास्थ्य दो प्रकार का होता है। एक होता है शारीरिक स्वास्थ्य, एक होता है शारीरिक स्वास्थ्य, ठीक है, और एक होता है बेटा आपका मानसिक स्वास्थ्य। एक होता है बेटा आपका मेंटल हेल्थ और एक आपकी होती है बॉडी की हेल्थ। शारीरिक स्वास्थ्य से क्या मतलब है कि आपकी बॉडी में जितने भी सिस्टम लगे हुए हैं, आपकी बॉडी में जितने भी तंत्र हैं, चाहे वो तंत्रिका तंत्र हो, आपका उत्सर्जन तंत्र हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, या आपका पाचन तंत्र हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, उन सभी तंत्र में जितने भी ऑर्गन्स आते हैं, जितने भी अंग आते हैं, वे सभी ऑर्गन्स सुचारू रूप से कार्य करें, व्यवस्थित तरीके से कार्य करें, तब बेटा यह जो कंडीशन है उसे बोलते हैं हम शारीरिक स्वास्थ्य। स्वास्थ्य की ही परिभाषा है कि सिंपल परिभाषा अगर आप बात समझें तो क्या है कि मानव के शरीर की वह अवस्था जिसमें मानव के शरीर के सभी अंग सुचारू और व्यवस्थित रूप से कार्य करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? स्वास्थ्य कहते हैं। लेकिन हम आपको डीपली पढ़ा रहे हैं कि आपको अच्छे से सेट हो जाए टॉपिक। हमने क्या बताया? हमने बताया कि बेटा हेल्थ टू टाइप्स में मैंने इसको डिवाइड किया। एक हमारा है शारीरिक स्वास्थ्य, एक हमारा है मानसिक स्वास्थ्य, एक हमारी है बॉडी की हेल्थ और एक हमारी है मेंटल हेल्थ। दोनों को डिस्कस करेंगे। क्या है? तो मैंने बताया कि किसी भी इंडिविजुअल, ये मान लीजिए कोई एक इंडिविजुअल है, ठीक है बेटा, ये कोई एक इंडिविजुअल है, कोई भी एक इंडिविजुअल है, इस इंडिविजुअल की बॉडी बहुत सारे सिस्टम से मिलकर बनी हुई है। बहुत सारे सिस्टम्स आपकी बॉडी में पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए, हम सिंपल सी बात समझिए, जैसे उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, उत्सर्जन तंत्र बहुत कम समय में आपको बताना चाहूंगा। श्वसन तंत्र, ठीक, तंत्रिका तंत्र, ठीक, रक्त परिवहन तंत्र। इस प्रकार कुछ तंत्रों से मिलकर के मानव का शरीर क्या होता है, बना होता है, और ये सारे तंत्र बहुत सारे अंगों से मिलकर बने होते हैं। जैसे रक्त परिवहन तंत्र में आपका कौन आता है? सबसे मुख्य इसका जो ऑर्गन है वो है हृदय, आपका हार्ट आता है। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो आपका है हार्ट, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र का जो मेन ऑर्गन है वो है किडनी, वृक्क, क्या है आपकी? वृक्क, किडनी। श्वसन तंत्र का जो मेन ऑर्गन है वो आपके हैं लंग्स, फेफड़े। और जो आपका तंत्रिका तंत्र है उसका मेन ऑर्गन क्या है? उसका मेन ऑर्गन है ब्रेन, ठीक है, ब्रेन है। और उसके साथ में स्पाइनल कॉर्ड और भी नर्व्स हैं, जो भी आपके नर्व आती हैं आपकी बॉडी में। तो किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी का जो फॉर्मेशन हुआ है वो सभी सिस्टम से मिलकर के हुआ है, और ये सारे अंग सही तरीके से कार्य करते रहें, सारे अंग सही तरीके से क्या करते रहें बेटा? कार्य करते रहें। तो ये जो कंडीशन है उसे बोलेंगे हम स्वास्थ्य। कंडीशन क्या हो जाएगी? ये कंडीशन हो जाएगी स्वास्थ्य। मतलब आपकी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं सही तरीके से कार्य कर रहे हैं। मान लीजिए पाचन तंत्र में आपका दांत भी आता है, पाचन तंत्र में
ह्यूमन का जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो मानव का जो पाचन तंत्र है, उस पाचन तंत्र में मुख, गुहा, बक्कल कैविटी, आपका टीथ, दंत जो भी है सब पाचन तंत्र का ही भाग है। अब अगर आपके दांत में भी दर्द हो रहा है तो वो कौन सी दशा है? रोग कहलाएगा, क्योंकि वो भले ही छोटा सा पार्ट है आपकी बॉडी का, लेकिन उसमें क्या है, प्रॉब्लम आ रही है, तो वो किस में चला जाएगा? रोग में चला जाएगा। रोग छोटा भी हो सकता है, रोग बहुत बड़ा भी हो सकता है, रोग समय के आधार पर बहुत कम टाइम का भी हो सकता है और बहुत ज्यादा टाइम का भी हो सकता है। इसको आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये तो मैंने बात करी सर शारीरिक स्वास्थ्य की। सर मानसिक स्वास्थ्य क्या? तो मानसिक स्वास्थ्य मतलब आपकी बॉडी को जो कंट्रोल कर रहा है वो आपकी चेतना है। वो आपकी क्या है? चेतना। चेतना मतलब आपकी जो मेमोरी है। मेमोरी मतलब कहाँ है? ब्रेन में है। और ब्रेन आपका कब अच्छा काम करेगा? जब आपको कोई अवसाद नहीं होगा। तो मानसिक स्वास्थ्य का मीन्स क्या हो गया कि व्यक्ति को कोई डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, उसको कोई अवसाद नहीं होना चाहिए, उसे कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके जो उसका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो कैसा हो? वो भी अच्छा होना चाहिए। तभी हम उसको क्या मानेंगे? हेल्दी पर्सन मानेंगे। जो मेंटल हॉस्पिटल होते हैं वहां पर बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनकी बॉडी तो बिल्कुल प्रॉपर वर्क करती है, बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें कोई भी डिजीज नहीं है, कोई रोग नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेंटल हॉस्पिटल में क्या है? पेशेंट की तरह रहते हैं, क्योंकि उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो नहीं ठीक है। तो स्वास्थ्य की परिभाषा मैंने क्या बताई कि व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से जब सुचारू रूप से कार्य करता है तो वह दशा क्या कहलाती है? स्वास्थ्य कहलाती है। क्लियर हो गया बेटा? ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है स्वास्थ्य की। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगला जो कॉन्सेप्ट आने वाला है वो रोग का है। वो रोग का है, ठीक है बेटा? डिजीज क्या है? डिजीज, रोग क्या है? तो देखिए, रोग क्या है कि शरीर के किसी भी अंग या किसी भी तंत्र के व्यवस्थित तरीके से कार्य ना करना या सुचारू रूप से कार्य ना करने की दशा बेटा क्या हो जाएगी? डिजीज हो जाएगी। मैंने क्या बताया कि शरीर के किसी भी अंग या किसी तंत्र के सुचारू रूप से कार्य ना करना, देखो कार्य ना करना, इसकी जो दशा है, इसकी जो कंडीशन है, वी आर कॉल्ड डिजीज। ठीक है, मैंने क्या बताया कि जो ह्यूमन का जो शरीर है उसमें किसी भी एक ऑर्गन की सुचारू सिस्टमेटिक तरीके से प्रॉपर वर्क ना करना, यही क्या है? डिजीज है। अब देखिए, डिजीज के भी कुछ कैरेक्टर होते हैं, रोग के कुछ लक्षण होते हैं। रोग के क्या समझ में आते हैं? कुछ लक्षण होते हैं, इसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे शरीर में दुर्बलता। कोई व्यक्ति रोगी है तो आप कैसे पहचानते हो? उसकी बॉडी दुर्बलता उसकी बॉडी में दिखाई पड़ती है, वीकनेस होती है उसकी बॉडी में। ठीक है, उसकी बॉडी में इसका जैसे पीलिया हो जाता है, किसी को तो शरीर पीला पड़ जाता है, पीलापन। ठीक है, उसकी बॉडी पीली हो जाती है, उसकी बॉडी का जो रंग है वो नॉर्मल पर्सन के जैसा नहीं है, कुछ ना कुछ अलग उसकी बॉडी हमको इंडिकेट कर रही है कि हाँ ये पर्सन कहीं ना कहीं से क्या है? अनहेल्दी है, ये बीमार है। दुर्बलता है, पीलापन है, उसको चक्कर आता है, आप कैसे कहते हो कि सर ये बच्चा बीमार हो रहा है क्लास में? आप कैसे कहते हो सर ये स्टूडेंट बीमार हो रहा है? उसे चक्कर आता है, उसे वॉमिटिंग होती है, ठीक है, उसे उल्टी आना, दस्त आना, ठीक है, दस्त आना, ये सब किसके लक्षण? रोग के लक्षण हैं। श्वास में तकलीफ, जो आपका श्वास है उस श्वास में क्या हो जाए? तकलीफ आ जाए। जो आपको रेस्पिरेशन आप करते हो, आप जो श्वसन करते हो, ऑक्सीजन को लेते हो, ऑक्सीजन को छोड़ते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम आने लगे तो ये किसके कैरेक्टर हैं? रोग के लक्षण हैं। ठीक है, अब सबसे पहले करते क्या है? रोग के लक्षण को देखते हैं, फिर रोग की पहचान करते हैं। इसके बाद रोग की क्या की जाती है? पहचान, कि हाँ ये कौन सा रोग है, और उस रोग की पहचान करने के बाद में उस रोग का क्या करा जाता है? निदान किया जाता है। क्या किया जाता है? उस रोग का निदान किया जाता है। तो सबसे पहले क्या समझ लिया? रोग क्या होता है। रोग के बाद क्या देखते हैं हम? लक्षण किस रोग के हैं। उस रोग के लक्षण देखने के बाद बेटा उस रोग को हम पहचान लेते हैं, और पहचाने के बाद में हम क्या करते हैं? और रोग का निदान करते हैं। क्या करते हैं? रोग का निदान करते हैं। रोग का निदान कैसे करते हैं? अब वो औषधि के माध्यम से करते हैं या किसी अन्य
तरीके से करते हैं। तो ये एक पूरा सिस्टम है, आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। सर वास्तव में रोग क्या है, उसके लक्षण पहले पहचानते हैं, फिर लक्षण के आधार पर रोग की पहचान करके बेटा हम रोग का निदान करते हैं। ठीक है, इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे रोग कितने प्रकार के होते हैं। अब बेटा जो टॉपिक आने वाला है ये इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ डिजीज, रोग कितने प्रकार के हैं। तो ध्यान देते जाइएगा, बस मेरे मार्कर को आप ध्यान दीजिए। एक बार वीडियो को आप अच्छे से कॉन्सेप्ट के थ्रू देख लीजिएगा तो आपको अभी यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं बेटा रोग के प्रकार। ठीक है, अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिजीज, बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिजीज, रोगों के प्रकार। रोगों के प्रकार बेटा, रोग दो प्रकार के होते हैं। रोग दो प्रकार के होते हैं, देखते जाइएगा। एक बेटा हमारे होते हैं जन्मजात रोग, एक बेटा होते हैं जन्मजात रोग। इन्हें बोलते हैं कॉन्जेनाइटल डिजीज, कॉन्जेनाइटल डिजीज। ठीक है, जन्मजात रोग। ठीक, दूसरा आपका होता है उपार्जित रोग। दूसरा आपका होता है बेटा उपार्जित रोग। इसे बोलते हैं एक्वायर्ड डिजीज। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं बेटा एक्वायर्ड डिजीज। तो मेरी बात समझिएगा कि बेटा रोग दो प्रकार के होते हैं। रोग कितने प्रकार के होते हैं? रोग दो प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ डिजीज की अगर आपसे कोई बात करे बच्चों तो आप बता दीजिएगा कि रोग दो प्रकार के होते हैं, जन्मजात रोग और उपार्जित रोग। अब इसको समझ लेते हैं बेटा। क्या, देखिए बेटा समझते जाइए। जन्मजात रोग क्या होते हैं? ऐसे रोग जो जन्म के समय से होते हैं, किसी भी बच्चे में जन्म के समय से होते हैं। ठीक है, जन्म के समय से होते हैं ये रोग। ठीक है, ये वंशागत रोग होते हैं, ये बच्चे को उनके माता पिता से मिलते हैं। ये रोग होते हैं, ये जन्म के समय से होते हैं रोग। अब समझिए, जन्मजात रोग में किसको हम लेते हैं? जैसे कोई अनुवांशिक गड़बड़ी, इसका एग्जांपल सबसे बढ़िया क्या है? जैसे कोई अनुवांशिक गड़बड़ी हो जाए। ठीक है, अनुवांशिक गड़बड़ी हो जाए, जिसे बोलते हैं जेनेटिकल डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं जेनेटिकल डिसऑर्डर। आई बात समझ में? जेनेटिकल डिसऑर्डर, इसमें भी दो तरीके होते हैं। जैसे एक अनुवांशिक गड़बड़ी छोटी होती है, एक अनुवांशिक गड़बड़ी बड़ी होती है। अब आप समझो अनुवांशिकता की इकाई क्या होती है? अनुवांशिकता की जो इकाई है वो जीन है। आपने पढ़ा होगा, आपके सर ने आपको कभी स्कूल में पढ़ाया गया होगा कि अनुवांशिकता की इकाई क्या है? जीन है। क्योंकि जीन के ही माध्यम से जो कैरेक्टर होते हैं, जो लक्षण होते हैं, वो बच्चों में क्या होते हैं? वंशागत होते हैं। बच्चों में क्या होते हैं? वंशागत होते हैं। किसी के माता पिता लंबे हैं, किसी के पेरेंट्स लंबे हैं, तो बच्चा भी क्या होता है? जो उनका बच्चा होता है वो भी क्या होता है? लंबा होता है कहीं ना कहीं। किसी के पेरेंट्स क्या है? लंबे हैं, तो बच्चा भी क्या होगा? लंबा होगा। तो ये लंबा कौन करेगा? जीन करेगा उसको। ऐसे ही जो जीन होते हैं वो अनुवांशिकता की इकाई कहलाते हैं। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि अनुवांशिक गड़बड़ी से जो भी रोग होते हैं वो किस में चले जाते हैं? वो जन्मजात रोगों की श्रेणी में बेटा चले जाते हैं। ये देखिए जरा, आप देखते जाइएगा, समझते जाइएगा। इसमें दो प्रकार के हैं। देखो, एक छोटी गड़बड़ी, एक बड़ी गड़बड़ी। एक छोटा सा डिसऑर्डर, एक काफी बड़ा डिसऑर्डर। छोटे डिसऑर्डर में किसकी बात करते हैं? जैसे जीन की गड़बड़ी से, जीन में जीन की कमी या जीन की गड़बड़ी। ठीक है, दूसरा किसका है? दूसरा है गुणसूत्र। गुणसूत्र बड़ी इकाई है, गुणसूत्र की गड़बड़ी। ऐसा क्यों सर आपने कहा गुणसूत्र बड़ी इकाई है? क्योंकि गुणसूत्र पर ही जीन होते हैं, गुणसूत्र पर जीन होते हैं। मान लीजिए ये पूरा गुणसूत्र है। आज अच्छे से समझ लीजिएगा बेटा, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पर हम कई चीजों को लेकर चल रहे हैं, बीच बीच में आपको हम जेनेटिक्स भी पढ़ा देते हैं थोड़ा बहुत। तो देखिए, ये गुणसूत्र है, पूरा क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम पर जीन होता है। क्रोमोसोम पर क्या होता है? जीन होता है। अगर जीन में गड़बड़ी हो तो वो छोटा डिसऑर्डर है मान लीजिए, और पूरा क्रोमोसोम अगर चेंज हो रहा है, पूरे क्रोमोसोम में अगर डिसऑर्डर आ रहा है तो वो हो जाता है गुणसूत्र की गड़बड़ी। अगर आपने ऐसा गुणसूत्र नहीं देखा है तो शायद आपने ऐसा बुक में गुणसूत्र देखा होगा, आपने ऐसा गुणसूत्र देखा हो। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आपने ये वाला गुणसूत्र शायद देखा हो बुक में। ये एक ही चीज है, हमने डायग्राम से आपको शो कर दिया था। चलिए, तो अब आप समझ गए होंगे कि जीन या गुणसूत्र क्या है। तो जीन क्या होते हैं? गुणसूत्र पर ही होते हैं। ठीक है, तो जीन की गड़बड़ी या गुणसूत्र की गड़बड़ी। ठीक है, इसमें क्या होता है? जैसे छोटा मोटा कोई रोग है, जैसे बेटा आपका एल्केप्टोन्यूरिया,
एक कौन सा रोग है, एक आपका रोग है एल्केप्टोन्यूरिया, वो किस में आ जाता है, वो आपका आ जाता है जीन की गड़बड़ी में आने वाला रोग, उसे क्या बोलते हैं, एल्केप्टोन्यूरिया। ठीक है, एल्केप्टोन्यूरिया ये जो रोग है बेटा किस में आ जाएगा, ये जीन की गड़बड़ी में आ जाएगा। अब गुणसूत्र की गड़बड़ी की बात करें तो गुणसूत्र की गड़बड़ी में आने वाले रोग कौन है, इसे बोलते हैं क्रोमोसोमल एब्रीवेशन। क्या बोलते हैं इसको, इसे बोलते हैं क्रोमोसोमल एब्रीवेशन। ठीक है, क्रोमोसोमल एब्रीवेशन से जो डिजीज होती हैं वो कौन सी होती हैं, जैसे ध्यान देना, यहाँ थोड़ा स्पेस कम है, ध्यान दीजिएगा। क्रोमोसोमल एब्रीवेशन से जैसे आपने पढ़े होंगे डाउन सिंड्रोम, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, और भी हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। सर इसमें होता क्या है, बच्चे पूछेंगे सर इसमें होता क्या है। तो बेटा नॉर्मल जो मैन होता है उसकी जो एक सोमैटिक सेल है, उसकी एक दैहिक कोशिका है। देखो कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है दैहिक कोशिका और एक होती है जनन कोशिका। ठीक है, जनन कोशिका में बेटा किसको रखते हैं, जैसे आपके युग्मक हो गए, जैसे शुक्राणु हो गए या अंडाणु हो गए। तो शुक्राणु और अंडाणु में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो हमेशा आधी होती है। इसमें गुणसूत्र कैसे होते हैं, इसमें गुणसूत्र आधे होते हैं। लेकिन जो दैहिक कोशिका है इसमें गुणसूत्र कितने होते हैं, पूरे होते हैं। पूरे मतलब आधे के आधे और मिला दो तो कितने हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए हम बात करें कि मनुष्य में जो दैहिक गुणसूत्रों की संख्या है, या ये पूरे जितने भी एक सेल में गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो पूरा नंबर है उसे बोलते हैं 46। जो काउंटिंग करते हैं इसमें हम आपके ये पूरा एक सेट है क्रोमोसोम्स का, जितने भी क्रोमोसोम होते हैं डिप्लॉयड 2n बोलते हैं। ये 2n संरचना में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मतलब मनुष्य का जो वंश है, मनुष्य के वंश में जो भी मनुष्य हैं उन सभी के अंदर 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र आपने पढ़े होंगे, इसी को बेटा हम बोल सकते हैं 46 गुणसूत्र। ठीक है, तो जो 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं या जो 46 गुणसूत्र हैं, इन गुणसूत्रों में 46 में क्या हो जाए, एक की बढ़ोतरी हो जाए 47 हो जाए, या एक की कमी हो जाए मतलब 45 हो जाए, तो यह दशा क्या कहलाती है, ये सिंड्रोम कहलाती है। क्या कहलाती है, ये सिंड्रोम कहलाती है। वैसे वास्तव में देखा जाए तो ये सिंड्रोम तो है ही, लेकिन इसे पॉलीप्लाइडी या एनोप्लाइडी कहते हैं। ये गुणसूत्रों में गड़बड़ी है। जब आप जेनेटिक्स पढ़ोगे अच्छे लेवल से तो समझोगे एनोप्लाइडी क्या होता है। ठीक है ना, एनोप्लाइडी, ठीक है, पॉलीप्लाइडी, ये सब आप जानोगे। लेकिन अभी हमने क्या बताया कि जब गुणसूत्र की संख्या बदल जाए, 46 से कम हो जाए, एक 45 हो जाए, या इसमें एक बढ़ जाए 47 आ जाए, तो इससे जो गड़बड़ी उत्पन्न होगी, इससे जो गड़बड़ी आएगी, वो गड़बड़ी का नाम क्या देते हैं, हम सिंड्रोम नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं उसको, सिंड्रोम नाम देते हैं। जैसे डाउन सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, ठीक है ना, आई बात समझ में। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है। टर्नर सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम कम हो जाता है। इसमें 45 हो जाते हैं, इसमें 47 हो जाते हैं, इसमें भी 47 हो जाते हैं। इसको आप आगे अच्छे से डिस्कस कीजिएगा। ठीक है, अब हमने आपको ये क्लियर कर दिया कि सर जन्मजात रोग क्या होते हैं। तो मैंने क्या बताया कि जन्म से समय से होने वाले रोग, जैसे किसी बच्चे के जन्म से ही 2 अंगूठे होते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे के जन्म से ही छोटा सा अंगूठा निकल आता है, तो ये कोई रोग नहीं है, ये एक अनुवांशिक है, अलग से नहीं लगा दिया सर आपने, वो बच्चे के अंगूठा अलग से नहीं सेट कर दिया गया है, वो जन्मजात है। अब अंगूठा निकला है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर यहीं पे होंठ कटा फटा हो तो रोग समझ में आता है कि उस बच्चे के होंठ कटे फटे हैं, दिल में छेद होना, तालू में छेद होना। आपने सुना होगा किसी बच्चे के दिल में छेद हैं, वो अनुवांशिक रूप से होते हैं। वो छेद नहीं होता, वो ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में गैप बन जाता है, वही छेद कहलाने लगता है। ठीक है ना, उसी को बोलते हैं होल हो गया, किसी बच्चे की बेबी की हार्ट में होल हो गया, है ना। तो बस वो सब क्या चीजें हैं, कटे फटे होंठ होते हैं, ये सब क्या है, ये सब जन्मजात हैं। ठीक है, तो अच्छे से क्लियर आपको ये हो गया होगा जन्मजात रोग। अब बच्चों बात करते हैं उपार्जित रोगों की। ठीक है, पहले समझते हैं कि उपार्जित रोग क्या है। उपार्जित रोग किसा, उपार्जित का मतलब होता है जो रोग अर्जित किए गए हैं। अर्जित करना मतलब इसको जन्म के बाद कोई जीवधारी अर्जित करता है। मान लीजिए कोई बच्चा 6 महीने का है और उसको बुखार आ गया, उसको फीवर आ गया, उसको ज्वर आ गया, बुखार आ गया। ठीक है, तो ये कैसा रोग है, उपार्जित रोग है, बच्चे को हो गया, किसी कारण से हो गया। ठीक है, या मान लीजिए किसी को कोई अंकल, उनको डायबिटीज हो गया, तो ये कैसा रोग है, डायबिटीज हो गया उनको,
तो ये कैसा रोग है? उपार्जित रोग है। कि जब कोई भी पेशेंट किसी रोग को अर्जित करता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं उपार्जित रोग। चलिए इसको समझ लेते हैं। अब अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो टाइम है आपके पास, ठीक है। अब इसको हम रफ कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे उपार्जित रोग के बारे में, तो आप समझ गए। अब हम बात करने जा रहे हैं उपार्जित रोगों की, ठीक है बच्चों। अब बात होने जा रही है एक्वायर्ड, जो एक्वायर्ड डिजीज है इसकी बात होगी, ठीक। इसे बोलते हैं हम उपार्जित रोग। उपार्जित रोग का मतलब होता है ऐसे रोग जो जन्म के बाद मिलते हैं। ऐसे रोग जो क्या होते हैं? जन्म के बाद होने वाले रोग। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। जन्म के बाद होने वाले रोग और जन्म के साथ होने वाले रोग, जन्मजात रोग। फिर समझ लीजिएगा, सिंपल सी परिभाषा, जन्म के साथ होने वाले रोग। जन्म के साथ होने वाले रोग क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके जन्मजात रोग। लेकिन जन्म के बाद होने वाले रोग कौन से हो जाएंगे? उपार्जित रोग हो जाएंगे। बच्चों क्लियर हो रहा होगा, मेरी बात समझते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। उपार्जित रोग मैंने क्या बताया कि जन्म के बाद होने वाले रोग, बिफोर बर्थ जो हो जाए वो है आपका कॉन्जेनाइटल डिजीज। बिफोर बर्थ जो भी डिजीज होती है उन्हें बोलते हैं कॉन्जेनाइटल, मतलब जन्मजात। और आफ्टर बर्थ जो डिजीज होती है उन्हें बोलते हैं एक्वायर्ड या उपार्जित रोग, ठीक है। अब देखिए उपार्जित रोग भी दो प्रकार के होते हैं। ये भी जो आपका जो उपार्जित है ये भी क्या है? दो प्रकार के रोग हैं। एक कौन सा है? एक है बेटा आपका संक्रामक और एक है असंक्रामक। एक आपका है संक्रामक रोग और एक आपके हैं असंक्रामक रोग, ठीक है। एक है आपके संक्रामक और एक आपके हैं असंक्रामक। संक्रामक को बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। मेरी बात समझ में आई? इसे बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। और इसे बोलते हैं, असंक्रामक को बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। बेटा इतना क्लियर हो रहा होगा आपको। संक्रामक रोग मतलब कम्युनिकेबल डिजीज और असंक्रामक रोग का मतलब क्या हो गया? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। संक्रामक रोग मींस क्या हो गया? कम्युनिकेबल, किसी के संपर्क में आने से फैलते हैं, उसे बोलते हैं संक्रामक रोग। अब ये संक्रामक रोग भी कई प्रकार के हो सकते हैं। संक्रामक रोग किससे होते हैं? संक्रामक रोग आपके जैविक कारकों के माध्यम से ज्यादा होते हैं, ठीक है। मान लीजिए जैसे कोई जैविक कारक है, जैविक कारक को बोलते हैं जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं आपके, जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये संपर्क से आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जीवाणु है, बैक्टीरिया है, कोई विषाणु है, ठीक है, कोई कवक है, ठीक, या कोई परजीवी जंतु है जो आपकी बॉडी में रहता है, ठीक है। ये इसके माध्यम से जो रोग फैलते हैं उन्हें बोलते हैं संक्रामक रोग। क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं संक्रामक रोग। जीवाणु मतलब बैक्टीरियल डिजीज, कोई भी आपकी बॉडी में बैक्टीरियल डिजीज हो जाए, मान लीजिए हैजा है, ठीक है, प्लेग है, डिप्थीरिया है, कैसे हैं ये? जीवाणु से होने वाले रोग हैं। क्या एग्जांपल है इसका? हैजा है, ठीक है, प्लेग है, डिप्थीरिया है, ठीक है, ये सब किसके एग्जांपल हैं? जीवाणु से होने वाले रोग हैं। गोनोरिया है, ये सब कैसे रोग हैं? जीवाणु से होने वाले रोग हैं। विषाणु मतलब वायरल डिजीज, जो आपकी वायरल डिजीज है, वायरस से होती है डिजीज, इसे बोलते हैं विषाणु जनित रोग। एग्जाम्पल क्या है इसका? जैसे कोरोना वायरस से हो रहा है बीमारी, कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी, ठीक है, जो कोरोना है, HIV एड्स है, HIV है, ठीक है, और आपका डेंगू है, ये सब कैसे रोग हैं? विषाणु है। जुकाम है, कॉमन कोल्ड जिसे बोलते हैं, कॉमन कोल्ड, ये सब कैसे हो रहा है? वायरस से हो रहा है, ये वायरल डिजीज है, ठीक है। कवक से कौन से रोग होते हैं? कवक के संपर्क में आने से कौन से होते हैं? कवक आपका जैसे मान लो जो फंजाई है इसे बोलते हैं। जैसे आपकी दांत खाज खुजली जो है, ये जो आपकी जो स्किन प्रॉब्लम जिसमें आती है, स्किन में रैसेस आ जाते हैं, स्किन में जो रैसेस आ जाते हैं, ये किसकी रीजन से होता है? कवक की वजह से होता है। अब बात करते हैं परजीवी जंतु की वजह से। आपकी बॉडी में कोई परजीवी जंतु अगर मान लो शरीर में आ जाता है, परजीवी जंतु आ जाता है, उसकी वजह से कौन सा रोग होता है? तो उसकी वजह से जैसे मान लो आपको हो जाता है मलेरिया। कहोगे सर मलेरिया का तो मच्छर से होता है, लेकिन सर मच्छर उसका वाहक है मलेरिया का, लेकिन वो होता किससे है? उसका जो वाहक है वो प्रोटोजोआ का सदस्य है। क्या किसका सदस्य है? वो प्रोटोजोआ का सदस्य है, ठीक। ऐसी आपको एक बीमारी हो जाती है, जैसे मान लो
पायरिया, पायरिया बीमारी हो जाती है। एंटमीबा जिंजीवेलिस, ठीक है, आपको खूनी पेचिस हो जाती है, खूनी पेचिस, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। तो ये सब अमीबा की प्रजातियां हैं जिनसे आपको ये रोग होते हैं। तो ये कैसे रोग हो गए? ये आपके हो गए संक्रामक रोग, ठीक है। चलिए संक्रामक रोग को पहले अच्छे से समझ लेते हैं। अब देखिए संक्रामक डिजीज जो है आपकी, जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं, इसके भी 2 टाइप्स हैं, ठीक, इसके भी 2 टाइप्स हैं। एक आपका है डायरेक्ट कम्युनिकेबल, एक आपका है डायरेक्ट कम्युनिकेबल डिजीज, और बेटा एक आपका है इनडायरेक्ट कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक। एक आपका है डायरेक्ट कम्युनिकेबल डिजीज और एक आपका है बच्चों इनडायरेक्ट कम्युनिकेबल डिजीज। इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष संक्रामक रोग, इसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष संक्रामक रोग। देखिए बेटा ये आपका है प्रत्यक्ष संक्रामक रोग, ये बेटा आपका है अप्रत्यक्ष संक्रामक रोग, ठीक। ये कौन सा है? ये आपका है अप्रत्यक्ष संक्रामक रोग, ठीक। ये किसमें चले गए आपके? ये आ गए आपके अप्रत्यक्ष संक्रामक रोग। तो जैसे प्रत्यक्ष संक्रामक रोग में कौन सा रोग होता है? जो डायरेक्ट संपर्क से फैलते हैं, सीधे किसी रोगी के संपर्क में आने पर जो रोग फैलते हैं, डायरेक्ट किसी रोगी के संपर्क में जो आने से जो रोग फैलते हैं, वो होते हैं प्रत्यक्ष संक्रामक रोग। जैसे मान लीजिए जुकाम है, ठीक है, जुकाम हो गया, और जो कोरोना हो गया, अभी हाल में जो नई बीमारी लॉन्च हुई है पूरे विश्व के लिए, कोरोना हो गया, ठीक है। इबोला वायरस, इबोला बीमारी आई थी, इबोला वायरस, भूल गए हो क्या पता आप लोग? तो जुकाम है, कोरोना है, ये कैसे वायरस हैं? ये मतलब ऐसे रोग हैं जो प्रत्यक्ष संक्रामक हैं। आप किसी भी रोगी के संपर्क में आओगे आपको रोग हो जाएगा। तो ये बेटा कैसे डिजीज हैं? ये डायरेक्ट कम्युनिकेबल डिजीज हैं। कैसे डिजीज है बेटा? ये डायरेक्ट कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक। और भी है, जैसे दांत खाज खुजली भी डायरेक्ट कम्युनिकेबल डिजीज है। आपने किसी से हाथ मिलाया, उसको खुजली थी, आपकी बॉडी में भी आ जाएगी। आपने किसी व्यक्ति के कपड़े पहन लिए जिसको कोई बीमारी थी ऐसी, तो आपको बीमारी हो जाएगी। तो ये कैसा है? प्रत्यक्ष संक्रामक रोग है। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट कम्युनिकेबल डिजीज, जो अप्रत्यक्ष संक्रामक रोग है। जैसे मलेरिया, मैंने बताया अभी आपको, मलेरिया जो है ये संक्रमण से फैलता है, मच्छर उसको फैलाते हैं, पूरे मच्छर वाहक का काम करते हैं, ठीक है। और जो उसका परजीवी जंतु है वो बॉडी में आकर के क्या करता है? वो बीमारी फैलाता है, ठीक। प्लाज्मोडियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? प्लाज्मोडियम कहते हैं। तो लेकिन ये फैल रहा है। ये मान लीजिए हमको मलेरिया है और सामने वाले व्यक्ति से अगर हम हाथ मिलाते हैं या उसके साथ खाना खाते हैं तो उसे मलेरिया नहीं होगा। लेकिन उसी मच्छर ने हमको काटा और उसने हमको पिंच करके दूसरे भी मैन या दूसरे भी किसी इंडिविजुअल की बॉडी में पिंच किया, तो क्या होगा? मलेरिया फैल जाएगा। तो ये डायरेक्ट कम्युनिकेबल नहीं है, लेकिन ये इनडायरेक्ट कम्युनिकेबल डिजीज में माना जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ठीक है, आपका हैजा हो गया, ये सब कैसे हैं? ये सब आपके इनडायरेक्ट कम्युनिकेबल डिजीज है। सामने आपके आने पर क्या होगा? डिजीज नहीं होगी, लेकिन जब आप किसी से अलग अलग आप हो तब भी ये पूरे एरिया में फैल रहे हैं, तो ये कैसा है आपका? ये इनडायरेक्ट कम्युनिकेबल डिजीज है। चलिए अब बात करते हैं आपसे हम असंक्रामक रोगों की। तो लास्ट टॉपिक आने वाला है वो किसका है बेटा? वो आने वाला है अब असंक्रामक रोगों का। बात समझते हैं। असंक्रामक रोग, सर असंक्रामक रोग क्या है? इसे बोलते हैं हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। असंक्रामक रोग का मतलब होता है बच्चों जो किसी के संक्रमण से नहीं फैलते, ना किसी के संपर्क में आने से फैलते हैं। ये शरीर में अंगों में धीमे धीमे जो डैमेज हो जाते हैं ऑर्गन्स, या बॉडी जो धीमे धीमे वीक पड़ जाती है, बॉडी के ऑर्गन्स वीक पड़ जाते हैं, या आपकी बॉडी में कोई केमिकल लोचा हो जाता है, या आपकी बॉडी में कोई हार्मोनल प्रॉब्लम आ जाती है, तो उससे जो होने वाले जो डिजीज हैं उसे बोलते हैं हम आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इससे किसी भी पर्सन को इफेक्ट नहीं होता, ये उसी इंडिविजुअल की बॉडी तक ही क्या रहते हैं? सीमित रहते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को क्या हुआ, कोई एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति को क्या हो गया? उस व्यक्ति को हो गया मधुमेह, उस व्यक्ति को क्या हो गया? डायबिटीज हो गई, ठीक है। तो डायबिटीज उसकी बॉडी तक सीमित है ना, तो ये कैसा हो गया? असंक्रामक रोग हो गया। मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई रोग हो गया, हृदय संबंधी बीमारी हो गई, कोई हृदय संबंधी रोग हो गया, हार्ट में
हार्ट में बीपी बढ़ जाना, या हार्ट बार बार हार्ट के वाल्व खराब हो जाना, जैसे कहते हैं हार्ट में पेसमेकर लगवाया, हार्ट में पेसमेकर लगवाया, तो ये सब कैसे रोग हैं उसी व्यक्ति तक सीमित है। ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति से उसके परिवार के बाकी जो सदस्य हैं उनको भी फैल जाएगा, ऐसा नहीं है, उनको नहीं फैलेगा, ये उसी व्यक्ति की बॉडी तक क्या रहेंगे, सीमित रहेंगे। तो असंक्रामक रोग क्या होते हैं, जो किसी भी व्यक्ति की बॉडी तक ही सीमित रहते हैं। ये कुछ विशेष प्रकार के हैं, जैसे मान लो किसी चीज की कमजोरी से, किसी चीज की कमी से, अल्पता रोग, इसे बोलते हैं डिफिशियंसी डिजीज, इसे बोलते हैं डिफिशियंसी डिजीज, ठीक है। अल्पता रोग, अल्पता रोग का मतलब क्या होता है, किसी चीज की कमी होना, किसी चीज की क्या होना, कमी होना, कोई भी चीज कम हो जाए आपकी बॉडी में, कोई पोषक पदार्थ कम हो जाए, मान लीजिए कोई पोषक पदार्थ कम हो जाए, ठीक है, विटामिन ए कम हो जाएगा तो आपकी बॉडी आपको रतौंधी हो जाएगी, तो किसमें आएगा, वो अल्पता रोग में आएगा, ठीक है। विटामिन की कमी हो जाए, पोषक पदार्थ कम हो जाए, कोई भी आपकी बॉडी में जो भी कोई मिनरल्स या हार्मोन्स की कमी हो जाए, उससे जो डिजीज होती है उसे बोलते हैं अल्पता रोग, बोलते हैं डिफिशियंसी डिजीज। ये भी कैसा है, एग्जाम्पल है, असंक्रामक रोग का एग्जाम्पल है। अगली बात करते हैं हम दूसरा, जैसे मान लीजिए कोई एलर्जी है किसी चीज को, ठीक है। एलर्जी क्या है, एलर्जी किसी भी चीज के लिए हो सकती है, ठीक है। किसी को सादा पानी पीने से एलर्जी होती, जो बहुत से लोग आरओ वाटर पीते हैं, तो वो आरओ वाटर पीकर ही बचपन से बड़े हुए हैं, तो वो अगर वो नॉर्मल वाटर पीते हैं तो उनको तुरंत कोल्ड हो जाता है, उन्हें तुरंत क्या हो जाता है, जुकाम हो जाता है, उनको जुकाम हो जाता है। तो ये क्या एलर्जी है, किसी को एलर्जी होती है, ठीक है, किसी को एलर्जी होती है पॉल्यूशन से, पॉल्यूशन बहुत है तो उसको तुरंत छींक आने लगती है। तो ये क्या है, असंक्रामक रोगों का ही प्रकार है। क्या मैंने बताया, पहला मैंने क्या बताया, पहला मैंने बताया आपको अल्पता रोग, पहला मैं लिखता जा रहा हूं यहाँ पर, पहला मैंने क्या बताया आपको, जैसे अल्पता रोग हो गया, ठीक है। दूसरा कौन सा मैंने बताया था आपको, एलर्जी हो गया, ठीक है। तीसरा मैंने क्या बताया, तीसरा मैंने बताया आपको हृदय संबंधी रोग। कौन सा बताया मैंने आपको, हृदय संबंधी रोग, हार्ट से जितने भी रोग होते हैं सब किसमें आ जाते हैं, असंक्रामक में। चौथा जो मैं रोग बता रहा हूँ, जैसे कैंसर मान लो, कैंसर, ठीक है। कैंसर क्या होता है समझ लीजिए यहीं पर, कैंसर क्या है, कैंसर शरीर में किसी भी जगह पर क्या हो जाए, अचानक अनियंत्रित कोशिका विभाजन हो जाए, क्या हो जाए, अनियंत्रित कोशिका विभाजन हो जाए बेटा। तो अनियंत्रित कोशिका विभाजन अगर हो जाएगा आपकी बॉडी में, तो वो किसका रूप ले लेगा, कैंसर का रूप ले लेगा। किसी भी जगह पर बहुत सारी सेल्स में क्या हो जाए, डिवीजन होना स्टार्ट हो जाए, बहुत सारी सेल में क्या हो जाए, डिवीजन होना स्टार्ट हो जाए, जिससे वहां पर गांठ बन जाती है, क्या बन जाती है, गांठ बन जाती है, ये गांठ बन जाती है, और ये गांठ कहलाती है ट्यूमर, और ट्यूमर से क्या बन जाता है, कैंसर बन जाता है। तो ये कैसा रोग हो गया, कैंसर रोग हो गया, ठीक है। आगे आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। ये सब कैसी बीमारियां हैं, ये सब आपकी असंक्रामक रोग है। मान लीजिए इसके बाद बात करते हैं, कोई मानसिक विकार आ जाए किसी को, मानसिक विकार। अब कोई आदमी पागल है तो भाई उससे आप तो पागल हो नहीं जाओ उसको देख करके। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या है, मानसिक रूप से बीमार है, मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तो वो आपको अफेक्ट नहीं कर सकता, तो उसकी बॉडी तक ही वो रोग रहेगा। तो कैसा हो गया, मानसिक विकार किसमें आ जाएगा, असंक्रामक रोग में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगला, इसके बाद में आपसे उत्सर्जन तंत्र संबंधी रोग, जैसे किसी की किडनी में पथरी हो जाती है, ठीक है ना, वृक्क विकार जिसे बोलते हैं। मान लीजिए किसी की वृक्क में कमी आ जाना, वृक्क की गड़बड़ी, वृक्क मतलब क्या हो गया आपका, वही जिसे बोलते हैं किडनी संबंधी रोग, ठीक है। अगला एक आपको मान लीजिए बुरी आदतों से होने वाला रोग, बुरी आदतों से होने वाले रोग। बुरी आदतों से भैया कौन से रोग होते हैं, तो बुरी आदतों से होने वाले रोग कौन से हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा धूम्रपान करता है, बहुत ज्यादा धूम्रपान करता है, ठीक है, तो उसको भी बीमारी हो जाएगी, ठीक। इसके बाद में बात करते हैं, शराब बहुत पीता है तो अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण खो देगा, उसको और बीमारियां घेर लेंगी, ठीक है। तो बुरी आदतों से होने वाले रोग हैं। मादक पदार्थों का सेवन करता है, मान लीजिए मादक पदार्थों का सेवन करता है, ठीक, ये सब बातें हैं। तो ये किसकी बात हो गई, ये आपकी बात हो गई असंक्रामक रोगों की। तो आज हमने आपको इतना पूरा टॉपिक क्लियर किया है, पूरा कवर कर लिया है। अब आपको अच्छे से टॉपिक, ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद में मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो बच्चों, तो इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को हमारे, और इस वीडियो को बहुत बच्चों तक शेयर कीजिएगा, जिससे वे बच्चे भी देख सकें और इस वीडियो को अच्छे से समझ सकें।